पूर्व विभागाध्यक्ष महोदय, हमारे अभिभावक प्रमोद सर, हमारे बड़े भाई राकेश रंजन सर और हमारे भाई सुशांत सर, सबको प्रणाम। हमारे बीच दो अतिथि हैं, क्षेत्रीय प्रमुख डॉक्टर राजू सर और मैं उनका नाम नहीं मालूम लेकिन भव्या है, दोनों बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं। आप दोनों का यहाँ स्वागत भी और आपको प्रणाम। यह जो कार्यक्रम है, सम्मान के साथ एक छोटी सी संगोष्ठी रखी गई है। मैं इस कार्यक्रम के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं सोच रहा था कि आज का ही दिन क्यों चुना गया। ऐसा क्या है कि आज के ही दिन को चुना गया इस कार्यक्रम के लिए। तो बाद में पता चला कि हमारी अपनी कमजोरी है। ये लोग तो बहुत पहले से चाह रहे थे कि कार्यक्रम हो, हमने ही रिजल्ट भेजने में विलंब किया, लेकिन अपनी कमजोरी छिपा लेनी चाहिए, इसलिए मैंने दूसरा कारण ढूंढा। और दूसरा कारण यह था कि आज जो हमारा हाउस ऑफ द पीपुल, जिस नाम से हम अपने लोकसभा को जानते रहे, आज के दिन से ही वह हिंदी में पुकारा जाने लगा लोकसभा। तो हम हिंदी वालों को इसकी बधाई और उसी के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। 14 मई 1954 को ही इसे पहली बार लोकसभा बुलाया गया था और आज तक वह लोकसभा के रूप में ही जाना जाता है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक सिर्फ व्यावसायिक संगठन नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे बैंक हैं जिनका लक्ष्य कहीं ना कहीं कोर रूप से व्यवसायी होता है, लेकिन इसके जो संस्थापक हैं सयाजी राव गायकवाड़, उन्होंने जो शुरुआत की, भाषा को लेकर के जो उनकी सजगता थी, वह उसी की देन है कि आज यह हिंदी के विद्यार्थियों को सम्मान मिल रहा है। भाषा के प्रति सयाजी कोश हम सब जानते हैं, उन्होंने ही संपादित किया था। और राजभाषा को लेकर के जिन दो बैंकों ने शुरुआती पहल की थी 1974 में, उसमें केनरा बैंक के साथ जो दूसरा नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का आता है। तो भाषा को लेकर के सजगता ही नहीं है, कला साहित्य के प्रति भी है, इसलिए अन्य सम्मान भी यहाँ दिए जाते हैं। और जैसे सर ने बताया कि 2006 में ये प्रोविजन बना और 7 से लगातार ये दिया जाता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि सभी विश्वविद्यालय को नहीं दिया जाता, चुनिंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को यह सम्मान दिया जाता है और हमारा विश्वविद्यालय इस रूप में चयनित हुआ और हमारे विद्यार्थियों को यह सम्मान मिला। हम इसके लिए भी बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रति आभार करते हैं। चूंकि आज का विषय है तकनीकी युग में हिंदी, मैं आपसे पूछूं कि तकनीकी युग किसे कहते हैं और कब से इसकी शुरुआत है, तो क्या बता सकते हैं कब से इसकी शुरुआत मानी जाए? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से। तो तब से हम हिंदी की चर्चा किए जा रहे हैं? नहीं किए जा रहे। ऐसे सामान्य तौर पे कुछ सालों में लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि तकनीकी युग में हिंदी भाषा का विकास को लेकर के, तकनीकी युग में हिंदी, प्रौद्योगिकी के लिए हिंदी, तमाम जो प्रश्न हैं वह उठते रह रहे हैं और उस पर बातचीत चल रही है। विशेषकर कोविड के बाद से सबका ध्यान तकनीक की ओर ज्यादा गया और जो लोग नहीं भी चाहते थे उनको भी जबरन जुड़ना पड़ा और ये जुड़ाव ऐसा हुआ आज हर कोई इस तकनीक से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रयास जो है वह पहले से ही चला आ रहा है। हिंदी का विकास उसी समय से चला आ रहा है जहां से तकनीकी युग शुरू हुआ। जिस समय भारत में तकनीक आया, भाप का इंजन आया, हम देखते हैं कि आज जिस रूप में हम हिंदी बोलते हैं, खड़ी बोली हिंदी, उसका विस्तार वहीं से शुरू होता है, उसके पहले से नहीं होता। उसके पहले क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अपभ्रंश वगैरह सब हम पढ़ते भी हैं अपने पाठ्यक्रम में। तो आधुनिक काल जिसे हम पढ़ते हैं वह तकनीक के युग का आरंभ भी है और उसी समय से हिंदी की विकास यात्रा भी शुरू होती है। एक क्षेत्रीय भाषा
बोली, खड़ी बोली, वह हिंदी पट्टी की पूरी भाषा बन जाती है। यह तकनीक के कारण ही संभव हुआ। व्यवसाय तो था ही, लेकिन तकनीक जो प्रेस आया, प्रिंटिंग प्रेस, या यातायात के साधन आए, इस कारण से बंगाल से लेकर के गुजरात तक ये सारी जो चीजें थी वह एक दूसरे से आगे पीछे चले जा रही थी और भाषा का आवागमन होते जा रहा था और धीरे धीरे करते करते हिंदी का विकास शुरू हुआ। यह तकनीकी युग का पहला चरण है और इस क्रम में आप देखेंगे, यदि आप पीटरसन की किताब को पढ़ें और 1872 में आप संख्या देखेंगे तो हिंदी बोलने वालों की संख्या 6 करोड़ ठहरती है, जबकि 1961 में जब जनगणना होती है तो यह 13 करोड़ 30 लाख के आसपास चले जाते हैं। हमें लगता है कि दोगुने के आसपास हिंदी बोलने वाले लोग बढ़ गए। हम अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन इस युग की क्रांति में पीठ थपथपाना कमजोरी कहलाएगी। इसलिए क्योंकि जिस रेशियो में जनसंख्या बढ़ी, उस रेशियो में हिंदी भाषी नहीं बढ़ी। 28 करोड़ की जनसंख्या 42 करोड़ हो गई और हिंदी बोलने वाले दुगने हुए। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर हिंदी का विकास नहीं हुआ, लेकिन हिंदी का विकास इस रूप में मान लेते हैं कि लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं को कम करते हुए अपनी मातृभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया। इसलिए यह उपलब्धि मानी जा सकती है। और गिरसन ने भी जब हिंदी कहा तो क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करते हुए। तो मैं अपनी बात, जो आज मेरा विषय है, मैं पहले चरण पे बात नहीं करूंगा। दूसरा चरण शुरू होता है कंप्यूटर इंटरनेट के आगमन के बाद। टीवी, कंप्यूटर और इंटरनेट जब भारत में आया तो हिंदी ने बड़े पैमाने पे अपना विस्तार किया। आप देखते भी होंगे कि हम लोग पढ़ते भी हैं कि हिंदी का पहला जो चरण जब देखते हैं विकास में, तो खत्री जी को पढ़ते हैं कि और प्रेमचंद को पढ़ते हैं कि इनको पढ़ पढ़ के लोगों ने हिंदी सीखी। तो वह सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस के आधार पर ही हम उस तकनीक तक ही उसको सीमित रखते हैं। लेकिन बड़े पैमाने पे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्होंने भी जो हिंदी सीखी वो टीवी की। तो यह जो दूसरा चरण है, उसमें तकनीक ने हमारा सहयोग किया और हिंदी बड़े पैमाने पर फलने फूलने लगी। इस दौर में कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इंटरनेट और कंप्यूटर के लिए उस समय हिंदी बहुत ज्यादा क्या थी ही। कंप्यूटर को हिंदी समझ में नहीं आती। मैं भी जब 1993 में पहली बार कंप्यूटर से जुड़ा, हमारे शिक्षक ने यही कहा कि यदि कंप्यूटर की क्लास में आना है तो अंग्रेजी की क्लास पहले करके आया करो। यदि अंग्रेजी नहीं आएगी तो कंप्यूटर कभी नहीं आएगा। हालांकि यह हमारा अपना पिछड़ापन था, क्योंकि तब तक दुनिया में यूनिकोड को लेकर के काम शुरू हो चुका था। 1963 से ही इस पे लगातार काम हो रहा था, लेकिन भारतीय भाषाओं को यूनिकोड में अभी दर्जा और दर्ज नहीं किया गया था। तो जो चरण वहां पे शुरू हुआ वह सिर्फ ऐसी चीजों से शुरू हुआ हिंदी के विकास का, जो तकनीक को हम कहें तो वह सिर्फ और सिर्फ टीवी के रूप में, मनोरंजन के साधनों के रूप में शुरू हुआ। कंप्यूटर था, लेकिन कंप्यूटर का उपयोग नहीं था। सूचना प्रौद्योगिकी का शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसमें हिंदी कहीं शब्द रूप में भी नहीं आया करता था। तो एक चेंज हुआ और उस ऐतिहासिक चेंज को इस रूप में देखा जा सकता है। 1991 में TDIL की स्थापना हुई। TDIL टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेज। यह जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेज है, उसने बड़े पैमाने पर हिंदी में या हिंदी के लिए या भारतीय भाषाओं के लिए कंप्यूटर और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी में हस्तक्षेप शुरू किया। हम आज ही देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी बहुत विकसित हो गई
कंप्यूटर बहुत विकसित हो गया है, लेकिन जब हम हिंदी के टाइपिस्ट के पास जाते हैं तो वह आज यूनिकोड से टाइप करने से पहले पूछता है क्या कुर्ती में कर रहे हैं। ये जो लिगेसी फॉन्ट है, यूनिवर्सल फॉन्ट नहीं है, वो उसी को पढ़ने में आएगा जिसके सिस्टम में वो इंस्टॉल हो। तो एक बाधा थी, हम लिख तो सकते थे लेकिन सामने वाला पढ़ने के लिए उसको इंस्टॉल करेगा तभी पढ़ सकता था। यह बाधा 1991 के बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगी। भारतीय भाषाओं के संदर्भ में जब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर इंडियन लैंग्वेज ने काम शुरू किया तो उसने यूनिकोड में अपनी भाषाओं को भी दर्ज कराना शुरू किया। शायद आपको मालूम हो कि हिंदी में पहला जो यूनिकोड फॉन्ट था और टाइपिंग टूल्स था उसका नाम था पराग। 2007 में हमने भी पहली बार उसके प्रयोग से अपना, आधी की तरह मैं एमए में पढ़ता था तो अपना टर्म पेपर लिखा था। तो यह संभव हुआ और उसके बाद धीरे धीरे इस फॉन्ट के आने से इस बात का खतरा टल गया कि अगर हमारे कंप्यूटर में फलाना फॉन्ट नहीं है तो हम उस टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते, ऐसा कोई खतरा नहीं। और इसका एक और बेनिफिट यह हुआ कि जो इंक्रिप्टेड टूल्स है जिसमें आप टाइप करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, उसमें आप RAM लिखते हैं तो भी आप राम लिख देते हैं। तो ऐसी चीजों को लेकर के जो नई शुरुआत हुई, हमारे सामने कीबोर्ड पे हम जब हिंदी टाइपिंग करते थे तो ध्यान में नहीं आता था क कहाँ से टाइप करें, तो लिखा नहीं रहता है। इसलिए ऐसे कीबोर्ड के इजाद होने के बाद हमारे पास थोड़ी सहूलियत है। और दूसरा कि फॉन्ट यूनिवर्सल हो गया तो वह ब्लॉग हो, वेबसाइट हो, सब पे काम करने लगा। देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी हिंदी पढ़ी और समझी जाने लगी। इसलिए एक छोटी सी नजर हमें TDIL के कामों पे भी रखनी चाहिए। साथ ही साथ यह देखना चाहिए कि TDIL ने CDAC और IIT के साथ मिलकर के जो काम किया वह कितना हमारे लिए लाभप्रद है। हम सब मोबाइल रखते हैं और दावा करते हैं कि हम इतने बड़े यूजर हैं, दुनिया में सबसे बड़े हिंदी यूजर अभी हम खड़े हो चुके हैं। लेकिन हम हिंदी यूजर हैं, हिंदी में सर्च कर लेते हैं, हिंदी लिख कर कुछ खोज लेते हैं, हिंदी बोल के कुछ समझ लेते हैं, लेकिन क्या हिंदी बोलकर समझना, हिंदी लिखकर समझना ये हमारे लिए जरूरी है, या हम उसकी सूचनाओं की प्रामाणिकता समझ सकें, यह भी जरूरी है। हमारे पास तकनीक है, तकनीक चलाने की समझ नहीं है। आपके पास ऐप है, आप उसे जानते नहीं। हम बड़े बड़े प्रोफेशनल को देखते हैं, जब उसके सामने कुछ ऐसा चीज आ जाएगा तो उस एकदम परेशान जाता है कि कैसे हम इस फोन से इस फोन को करें, कैसे चीजों को परिवर्तित करें। यह काम भी TDIL ने बहुत पहले कर दिया। फॉन्ट कन्वर्टर उसने बहुत पहले दे दिया। आपको पढ़ने में सुविधा हो रही थी तो उसने टेक्स्ट टू स्पीच 2007 में दे दिया। आज का नहीं है, 2007 में ही बना हुआ है। उसमें थोड़ा थोड़ा और विकास किया जा रहा है। टेक्स्ट टू राइट 2007 में उसने दे दिया। हम टेक्स्ट देखते हैं और उसको लिखना नहीं पड़ता, उससे हम OCR कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आप लोगों ने नेट की तैयारी में पढ़ा भी होगा। तो वह जो OCR है वह टेक्स्ट को देखता है, उसको खुद टाइप कर लेता है। यह आज का नहीं है। आज इसलिए हमारे सामने हमें लगता है कि आज आया है क्योंकि हम आज जुड़ना शुरू किए। मैंने कहा कोविड के बाद हमने जाना कि तकनीक भी जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है और हमें इससे जुड़ना चाहिए। तो यह सारी चीजें जो CDAC है वह बड़े पैमाने पे काम करता है। तो मैं तकनीकी युग का जो तीसरा चरण है वह 1991 के बाद से मानता हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग मान सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग जो ऐसे हैं जो सरकार के परम भक्त हैं वह तो 1915 से मानते हैं कि डिजिटल इंडिया मतलब तकनीक का युग।
लेकिन तकनीक उससे पहले भी है, यह हमें समझने की आवश्यकता है। तो सीडेट ने मंत्रा नामक एक ऐप बनाया जो फ्री है। मैं जितने भी ऐप के बारे में बताऊंगा, आप TDIN के वेबसाइट पे जाकर के एक सिंगल विंडो पे जाकर के ये सारे ऐप स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं और यह आपके हित में होगा। तो मंत्रा जो है वह सरकारी कागजातों का, जब हम राजभाषा अधिकारियों का भी काम वही होता है कि जो टेक्स्ट होता है अंग्रेजी का, उसे हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके और हम उसका दस्तावेजीकरण हिंदी में भी करके रखते चलते हैं। मंत्रा उसी फॉन्ट का काम, उसी के लिए काम करता है। मंत्रा सरकारी दस्तावेज का हिंदी अनुवाद प्रणाली है। वह क्षेत्रीय भाषाओं का भी अनुवाद करता है और अंग्रेजी से हिंदी में भी अनुवाद करता है। आप भी उसका उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई चार्ज वगैरह पे नहीं किया जाता। अगला है, आप अक्सर देखते होंगे, लीला नाम सुनते होंगे। लीला AI नाम सुना है? लीला AI क्या है? यह भी निःशुल्क है वैसे लोगों के लिए जो हिंदी नहीं जानते, उन्हें AI हिंदी सिखाते। लीला एक AI टीचर है जो हिंदी सिखाती है। और अगर आप हिंदी भाषी हैं और आपको लगता है कि आप कोई और भाषा सीखना चाहते हैं, लीला AI आपको अन्य भारतीय भाषाएं भी सिखाती है। लेकिन जो सबसे अधिक एक्सेस है लीला के पास, वह एक्सेस अन्य भारतीय भाषाओं से हिंदी सीखने का है। इसलिए आप अगर उस मल्टीमीडिया आधारित AI टूल्स पे जाकर के हिंदी सीखना चाहते हैं या किसी को हिंदी सिखाना चाहते हैं, तो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस युग में हिंदी को लेकर के यह एक सार्थक प्रयास माना जा सकता है। उसके बाद जो मैंने आपको OCR का नाम बताया, उसका ई अक्षरायन नाम है। यह भारतीय OCR है। आज से कुछ साल पहले तक आप इंटरनेट में जाते थे और फोटो खींच करके अगर आप हिंदी का टेक्स्ट करते थे तो वो इधर उधर कर देता था, कारण कि उसके पास हिंदी फॉन्ट में चीजों को पढ़ने की सुविधा नहीं। अभी बड़े पैमाने पे आपके एप्लीकेशन में आने लगा है। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहां जाकर के आप हिंदी फॉन्ट का OCR कर सकते हैं और आप इमेज देंगे तो वह टेक्स्ट को टाइप करके दे देता है। ये ई अक्षरायन आप अपने पास सेव करके रख सकते हैं और इसके द्वारा हिंदी के टेक्स्ट को टाइप करने में आपको सुविधा मिलेगी और उसे एडिट करने योग्य बनाया जा सकता है। फिर है iLeak और ISM जो है वह टाइपिंग टूल्स है, फॉन्ट कन्वर्टर है और वर्ड प्रोसेसिंग में यह बेहद लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है। जब आप आगे चल करके थीसिस लिखेंगे या कुछ करेंगे तो वैसी स्थिति में ये सारी चीजें आपके पास काम है। अब समस्या ये होती है कि हिंदी की चीजें तो हो गई, लेकिन जो दूसरे देश से कोई चीजें हैं जिसे हमें पढ़ना है, जिसे जानने की हमारी इच्छा है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो उसके लिए भी IIT ने, अलग अलग IIT ने सॉफ्टवेयर विकसित किया, जिसमें से एक है हिंदी वर्ड नेट। ये हमारे लिए उस तरह से है कि जो भी आपके पास शब्दकोश है, हिंदी का जितना भी शब्दकोश है, उन सभी शब्दकोशों का मिश्रण है वो। आप जाएंगे और कोई शब्द अगर हिंदी वर्ड नेट में लिखते हैं तो उससे संबंधित जितने पर्यायवाची शब्द जिस भी कोश में हिंदी के जो हमारे पास पुराने से लेकर के अब तक के कोश हैं, अगर वह दिए गए हैं तो वह उसका उत्तर देता है, उसके पर्यायवाची शब्दों का कभी रेफरेंस देता है और उसके अर्थ भी बताता है। इसलिए, और दूसरी चीज क्या है कि ई वर्ड नेट क्यों जरूरी है? ई वर्ड नेट का उपयोग इसलिए जरूरी है कि अन्य शब्दकोश जो बनाए गए हैं उसमें हो सकता है कि टाइपिंग एरर हो, जो शब्द वो दिखाए वो उसी रूप में ना लिखा जाता हो, क्योंकि कई बार असजग होकर के भी लोग अपना डाटाबेस तैयार कर लेते हैं। लेकिन IIT बॉम्बे के द्वारा जो तैयार किया जा रहा है वह हिंदी वर्ड नेट में इस बात को ध्यान रखा गया है कि उसमें शुद्धता बनी रहे।
फिर है टेक्स्ट टू स्पीच, ये IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया ऐप है। आपके मोबाइल में भी है, लेकिन आपने गूगल का ऐप डाउनलोड करके और टेक्स्ट टू स्पीच कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। भारत में भी इसको विकसित किया गया है और TTS का आप प्रयोग कर सकते हैं। यह भी बिल्कुल निःशुल्क है और यह हिंदी की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता है और उसे शुद्ध लिखने की कोशिश करता है। फिर है अनुवादक्ष। अनुवादक्ष जो है वह भारतीय भाषाओं का अनुवाद करने के लिए हमारे पास ऐप है। अब समस्या एक और बनती है कि आप देखते होंगे कि जब आप अनुवाद करते हैं तो आपके अनुवाद में त्रुटियां बहुत होती हैं, मशीनी अनुवाद। अब ML में यह एरर इसलिए आता है क्योंकि हमारे पास दो चीजें आवश्यक हैं मशीन प्रोसेसिंग के लिए। एक तो लेक्सिकॉन, जिसको हम शब्दकोश कहते हैं, और दूसरा होता है कॉर्पस, जिसे हम पदकोश कहते हैं। किस तरह के पदों का हम व्यवहार करते हैं। यदि हमारे पास इसमें ही त्रुटि हो जाए तो स्वाभाविक है आप किसी को गलत तरीके से बार बार पद बता रहे हैं तो बच्चे को क्या समझ में आता है, शुद्ध क्या है समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके सामने लगातार कोई अशुद्ध बोल रहा है तो एक बच्चे को यह समझ में नहीं आता शुद्ध क्या है। वही कंफ्यूजन कंप्यूटर के पास भी है। हमारे पास जो डाटाबेस तैयार होता है, इसमें लेक्सिकॉन और कॉर्पस बनाया जाता है, यह हमारे द्वारा लिखित ही होता है। जब हम ही गलत लिख रहे हैं बार बार अपने सोशल मीडिया पे कहीं और जा करके, तो जो इंटरनेट पे डाटा तैयार हो रहा है अगर उसमें वो गलत चीजों को अधिक देखता है, कंप्यूटर से एनालिसिस करता है। हम कहते हैं कृत्रिम मेधा के समय में गुजर रहे हैं, उसकी मेधा इतनी नहीं है, यह बुद्धि है, विवेक नहीं है, वह कंक्लूड कर सकता नहीं कर सकता, वह सिर्फ डाटा का एनालिसिस जो दिया गया है उसी में करेगा, अपनी तरफ से कोई अलग से दिमाग नहीं लगाएगा। तो इसलिए उसको लगता है इस तरह के शब्दों का अधिक व्यवहार होता है, इस तरह के पदों का अधिक व्यवहार होता है, तो यह ही सही होगा। और यह अनुवाद के ML एरर की सबसे बड़ी कमी इसीलिए है कि इसके पाठक, हिंदी के पाठक सबसे कमजोर लेखक हैं। वेबसाइट वगैरह, सोशल मीडिया, वो सतर्क नहीं रहते शुद्ध लिखने के। जहां पे लोग शुद्ध लिखते हैं, जहां की व्याकरणिक संरचना एक जैसी है, वहां तो ये एरर कम है। जैसे आप फ्रेंच से रूसी अनुवाद करेंगे तो उसमें एरर 1% है। अंग्रेजी से फ्रेंच करेंगे तो एरर 0.1% है, 0.01% है। जैपनीज ने अपना जो है अलग फॉन्ट होते हुए, बिल्कुल अलग तरीके से उसका स्क्रिप्ट होते हुए, उसका व्याकरण अलग होते हुए, उसने अपने लेक्सिकॉन को और कॉर्पस को इतना विकसित किया है कि वहां पे अगर किसी भी भाषा से आप जैपनीज में अनुवाद करते हैं तो वह अनुवाद 1% एरर अधिकतम और 0% तक रहता है। यह बड़ी विशेषता है उनकी अपनी कॉर्पस निर्माण की। हमारे पास कॉर्पस और लेक्सिकॉन निर्माण में इसीलिए अब धीरे धीरे सहारा लिया जा रहा है कि जो सरकारी संस्थाएं हैं वहां पे जो चीजें लिखी जा रही हैं उसी को फिल्टर करके बनाने की कोशिश की जाती है। इसी संदर्भ में मैंने आपको हिंदी वर्डनेट का उदाहरण दिया। आप देखेंगे कि जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उन्हें भी इंटरनेट से जुड़ना है, तकनीक से जुड़ना है, तो वैसे लोगों के लिए संस्थाओं ने जो IIT मद्रास है, खासकर किसानों के लिए, उन्हें कैसे पता चले कि क्या चीज हो रही है, तो वह बातचीत करने के लिए कोई ऐप ले सकता है, उसका नाम मंडी है। मंडी आम लोगों को, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी हिंदी की सुविधा प्रदान कराता है। वह बता सकता है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आज मौसम कैसा रहेगा, आने वाले 10 दिनों में मौसम कैसा रहेगा, वह हिंदी में उसका उत्तर देता है। बाजार में किस तरह का भाव चल रहा है, वह हिंदी में उत्तर देता है। IIT बॉम्बे का यह प्रयास आम लोगों के लिए भी बहुत सार्थक सिद्ध हो सकता है।
जो कि मैंने पहले ही बताया कि मैं तीसरे चरण पे बातचीत कर रहा हूं। यह जो चरण है यह एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने पहले ही बताया कि कंप्यूटर कितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर के सामने आ जाए, लेकिन उसके पास विवेक अभी तक विकसित नहीं हुआ है। उसका अपना विवेक विकसित होने में समय लगेगा। गूगल न्यूरो पे काम कर रहा है, हमारे यहाँ भी अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बावजूद आज एआई हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहा। इसका कारण वही है जो मैंने आपको लेक्सिकॉन और कॉर्पस की बात की। वहाँ पे जो कमी है वह इस ओर इशारा करती है। लेकिन बावजूद इसके आज एआई बहुत हद तक, जैसे आप जेमिनी का इस्तेमाल करते हैं, डीपसीक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एआई के द्वारा हम कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेते हैं। लेकिन चूंकि डाटा पर्याप्त नहीं है और डाटा एरर से बना हुआ है, इसलिए कभी कभी आप जेमिनी को प्रसाद की कविता देंगे तो वह बताएगा कि निराला की कविता है। उसको ये समझ नहीं है कि प्रसाद ऐसी ही भाषा लिखते, निराला ऐसी भाषा लिखते, और उसके पास वो कंटेंट है भी नहीं कि वो खोज के बता सके। इसलिए अभी एआई में और इस तरह के एआई पे काम करने की आवश्यकता है। लेकिन हिंदी तभी विकसित होते जा रही है, उसका कारण यही है सोशल मीडिया पे हिंदी का होना। व्यवसाय बहुत बड़ी चीज है, बाजार अपने अनुसार चीजों को चलाता है और लोगों को भी सिखाता है। आज हिंदी में जब बैंकों ने काम करना शुरू किया, मैं यूपीआई की बात कर रहा हूं, पहले से भी काम हो रहा था, लेकिन यूपीआई में जब तक अंग्रेजी में बोलता था, एक गरीब आदमी, एक अनपढ़ आदमी यूपीआई करने से पहले 10 बार सोचता था या डरता था, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं चलता था कि उसने जो पैसा दिया सही जगह गया या नहीं गया। लेकिन जैसे ही पेटीएम बोलता है कि 50 रुपए प्राप्त हुए, उसको संतोष हो जाता है कि दुकानदार को या सामने वाले को 50 रुपए प्राप्त हुए। तो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वह दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है, दूसरे से खरीदने वाला बाजार। चीन बड़ा बाजार है और बेचने वाला बाजार है, भारत खरीदने वाला बाजार है। इसलिए दुनिया की नजर इस पर टिकी हुई है। यहाँ की भाषा को सीखना उसकी मजबूरी है। आप लोगों ने फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में भी पढ़ा, क्यों स्थापना हुई? हमारे लिए नहीं हुई, उनके लिए। वह उनकी मजबूरी थी, यहाँ की चीजों को सीखें, यहाँ की चीजों को जानें। ठीक उसी तरह से आज बड़ी बड़ी कंपनियां भी हिंदी को सीखने का इसलिए प्रयास कर रही हैं या उस ओर जाने का इसलिए प्रयास कर रही हैं क्योंकि यहाँ हिंदी में कंज्यूमर अधिक है। हम सब कंज्यूमर हैं और वह अपनी चीजों को हिंदी में प्रेजेंट करने लायक बनाती हैं। हिंदी में आप उसको खोज सकें, इतनी सुविधा देती है। गूगल पे आप जाइए, फेसबुक पे जाइए, मेटा का इस्तेमाल कीजिए, तमाम चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे हिंदी अब उपलब्ध है। आज से 10 साल 15 साल पहले इस कदर उपलब्ध नहीं था। तो ये इसलिए क्योंकि वह बाजार है, उसको व्यूअर चाहिए, उसको यूजर चाहिए। लेकिन समस्या यही शुरू होती है। हिंदी तो हमारे पास है, कहने के लिए हम गिनती में चले जा रहे हैं कि हम हिंदी भाषी इतने बड़े पैमाने पे बढ़ रहे हैं, हम इतने बड़े तकनीक के यूजर हैं, लेकिन तकनीक का प्रयोग क्यों? अभी मैं सबको ही बता रहा था कि भारत में कुल इंटरनेट का 61% सिर्फ रील देखने में यूज होता है। तकनीक से क्या हम जुड़े हैं? नहीं जुड़े। हमने तकनीक का अपने लिए प्रयोग नहीं किया। तकनीक का प्रयोग जो पहले होता था वही प्रयोग आज भी किया। हमने पॉडकास्ट का इस्तेमाल किया कि जो हम टीवी पे नहीं देख पा रहे हैं अपने समय के अनुसार, उसको बाद में बैठ के देखें। तो हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते, हिंदी क्षेत्र का नागरिक होने के नाते एक दायित्व हमारा यह भी है, यदि हम इंटरनेट के बहुत बड़े यूजर बनते जा रहे हैं तो हम हिंदी का प्रयोग सूचनाओं को देने और सूचनाओं को लेने के लिए भी करें, सिर्फ मनोरंजन हेतु न करें। क्योंकि अगर आप
जो समय रील देखने में प्रयोग करते हैं वह रील देखने से ज़्यादा अच्छा है कि हमारे पास हिंदी की सूचनाएं बहुत बड़े पैमाने पर आज भी सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगा कि नहीं है। आपको हम अक्सर क्लास में बताते हैं, स्वयं है, ईपीजी पाठशाला है, यहाँ कंटेंट है। और मैंने यह भी बताया था आपको कि सिर्फ मेरे कोर्स पे 2 लाख हिट्स है और बिहार में 1000 हिट्स है सर। 2 लाख में से सिर्फ बिहार में 1000 लोग थे। तो बाकी लोग कहाँ पे हैं? बिहार छोड़ के हैं। यानी कि बिहार में आज भी लोग के हाथ में मोबाइल तो है, लेकिन मोबाइल का सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए हिंदी के विकास में उनकी अपनी भूमिका क्या है या कहीं। आज जब वो फेसबुक पे लिखते हैं तो सजग नहीं होते। सोशल मीडिया का विकास हुआ, लोग अपना अपना चैनल बना करके अपना कैमरा और माइक लेकर घूमने लगे। लेकिन सरकार के द्वारा ऐसे कोई नियम नहीं बनाया गया जिसमें फिल्टर किया जा सके। जो लोकल चैनल है उसका जो एंकर है, एंकर क्या कहूँ, सब कुछ अपने आप में होता है, वह भाषिक स्तर पे बेहद कमजोर है। आप किसी भी क्षेत्रीय व्यक्तियों को सुन लीजिए, बहुत पॉपुलर है मनीष कश्यप, आप सभी जानते हैं, उनको सुनिए, हर दूसरे या तीसरे वाक्य में गलती हो। और तो और है ही, किसी को भी सुनिए, वो भाषा के प्रति सचेत ही नहीं। अब तो ऐसा हो गया है कि इनको देखते देखते जो बड़ी कंपनियां हैं वो भी भाषा के प्रति सचेत नहीं है। बस ये है कि जल्दी से हम सूचना दे दें, और यह जल्दी से सूचना देना ही कॉर्पस में और लेक्सिकॉन में जो है वह इरर पैदा है। हमारा दायित्व बनता है कि हम इस कॉर्पस और लेक्सिकॉन को समृद्ध करें। तो जब भी बैठ के लिखें 2 मिनट थम करके उसको दोबारा पढ़ें और उसको सुधार करके लिखें। तो हिंदी का विकास जो है हो तो रहा है, और इसके सहयोगों में डिजिटल जो माध्यम है वह सोशल मीडिया में मैंने आपको बताया कि फेसबुक है, गूगल है, मेटा है, व्हाट्सएप है, सब। दूसरी चीज क्या है कि आपके सामने यूनिकोड आ गया। यूनिकोड ने हर किसी को हिंदी लिखना सिखा दिया, और इस यूनिकोड की टाइपिंग ने जो फ़ॉन्ट की विविधता थी उसको समाप्त कर दिया, और हर सिस्टम में उस फ़ॉन्ट के इंस्टॉल होने की आवश्यकता थी उसको समाप्त कर दिया। तकनीक के इस विकास ने हिंदी के एक बाधा को अवश्य समाप्त कर दिया। साथ ही साथ जो बैंक वगैरह, बैंक का भरोसा हिंदी और तकनीक के सहयोग से बहुत बड़ा। लोग जो मैंने अभी आपको उदाहरण दे दिया यूपीआई वगैरह के बारे में, उसमें यही होता था कि यदि कोई गांव का व्यक्ति गया, वह फॉर्म भरने से पहले 10 लोगों को पढ़वाता था कि ये इसमें क्या लिखा है, इसको थोड़ा समझा दीजिए। आज ये है, उसको पूछना नहीं है, आवाज सुनना है और हिंदी में वो चीज आ जाती है, संतुष्ट होकर के कर देता है। तो ऐसी चीजों को लेकर के भी हम देखते हैं कि यह हिंदी को बड़े पैमाने पर तकनीक जो है लोगों में लोकप्रिय बना रहा है, और अन्य देशों को लोग भी इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि हिंदी के कंटेंट अब सोशल प्लेटफॉर्म पे भी आ रहे हैं जो एक्सेसिबल है। कविता कोश हो, कहाँ किसी को कविता पढ़नी है, कहीं नहीं ढूंढना, तो जो कंटेंट है, ई कंटेंट, वह अब हमारे पास एक्सेसिबल होते जा रहा है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हिंदी की किताब ढूंढने के लिए भी अमेरिका के archive.org पे जाते हैं। उसके लोगों ने हिंदी में बनाया है, लेकिन वह उसका अपना नहीं, वो सिर्फ लिंक लेता है। हिंदी पुस्तकालय पे चले जाए, कहीं पे चले जाए, उसमें जो भी किताबें हैं, आप में से कितने लोग आर्काइव का यूज करते हैं? लगभग किताबें मिल जाती हैं, पूरी की पूरी किताबें स्कैन करके पीडीएफ में उपलब्ध है। पुरानी किताबें अगर खास करके हैं तो मिल जाती है। वो हमारी अपनी नहीं, वो सारा अमेरिका का धरोहर है। वो आज चाहे बंद कर दे, फिर हमारे पास डेटा है। वो क्यों हमारी किताबों को स्कैन कर रहा है, क्यों हमारी चीजों को देखना चाहता है? क्योंकि वो जानता है कि हमें आवश्यकता है
चीज का संग्रह करके फिर आप ही की चीजों को आपको बेचता है। आप उसको देख के हम क्यों नहीं प्रयास कर पाते? हमारे पास ऐसा क्या है कि जो हम नहीं कर सकते? आप देखेंगे कि लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उसको एक प्रशस्ति प्रमाण दे देता है। अगर आपने एक किताब उसको स्कैन करके दिया तो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि आपका सहयोग हमें प्राप्त हुआ। और अमेरिका के द्वारा पाए गए सर्टिफिकेट के लिए जिसका कोई यूज नहीं है, हम लगातार अपनी किताबों को स्कैन कर करके अमेरिका आदि को दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह से यूट्यूब आपको एक लोगो देता है, एक प्ले बटन देता है, सिल्वर प्ले बटन, ठीक है। और उस लोभ में आप अपने कंटेंट को अपने देश के बजाय अपना सारा चीज एक दूसरे देश में दे करके आते हैं। फिर वही चीज आपका यूजर, आपके भाई बहन, आपके देशवासी खरीद। तकनीक विकसित हो रही है बाजार के साथ साथ, उस बाजार का हाथ पकड़ना है। और लेकिन अपने देश के हिसाब से पकड़ें तो हम अपने देश का भी विकास कर सकते हैं। यह चीज हमें समझ में आनी चाहिए। इन सब के बावजूद आप देखेंगे कि हिंदी के विकास में तकनीक के माध्यम से अगर कहा जाए, विकास तो बहुत हो रहा है, संख्या बहुत बढ़ रही है। आज दुनिया के बड़े भाषाओं में से एक शामिल होने जा रहा है, हो चुका है, तीसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे आने की कोशिश में लगा पड़ा है। बावजूद तकनीकी स्तर पर आज भी हिंदी में कई सारी कमियां नजर आती हैं, जिसमें व्याकरण और वर्तनी की अशुद्धि सबसे प्रमुख कमी मानी जाती है और चुनौती मानी जाती है। दूसरी चीज यह है कि जो शब्दावली की मैंने बात की, ऐसी शब्दावलियों को लेकर के अभी तक एमएल में कोई लिंक नहीं किया गया है पूरी तरह से। इसलिए जो वैज्ञानिक शब्दावली है, जो चिकित्सा की शब्दावली है, ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करते समय कई बार भ्रांतियां होती हैं और हम सटीक स्तर पर हिंदी का प्रयोग नहीं कर पाते। राजभाषा विभाग द्वारा भी, आप राजभाषा विभाग के वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारा हिंदी कोश उपलब्ध है, भाषिक शब्दावली कोश उपलब्ध है, लेकिन हम उसको पढ़ते नहीं हैं और ना ही उसको अभी तक एमएल के लिए लिंक करते हैं। इसलिए जब हम टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं तो एमएल कई बार अपने सही तरीके से उसका अनुवाद नहीं कर पाते। ये इसकी बड़ी चुनौती है। अगली चुनौती के रूप में अगर हम देखें तो हिंदी का जो डेटा है उसकी कमी सबसे अधिक है। शायद आपको पता हो कि 2004-05 के आसपास से बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए पीआई बनाया गया और उसके अंदर में कई सारे लोग लगे रहे। जेएनयू में भी कई ऐसे प्रोजेक्ट आते रहे जिसमें हम सिर्फ डेटा देते थे कि इस तरह की चीजों का ऐसा अनुवाद किया जा सकता है, इस तरह की चीजों का ऐसा अनुवाद किया जा सकता है। गिरीश हाउस के पीआई आज भी बने हुए हैं। तो ऐसे प्रयासों के बावजूद आज भी यह कमी, डेटा की कमी बहुत खलती है और जो डेटा है वो अशुद्ध डेटा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम भविष्य में क्या राह अपना सकते हैं, हमें स्वयं विचार करना चाहिए, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या यही अशुद्ध हिंदी का कॉर्पस देंगे या क्या यही अशुद्ध हिंदी का या वर्तनी के साथ में हम उसको लेक्सिकॉन देंगे, यह हमें स्वयं तय करना होगा। हम अपने यूजर को लेकर के बार बार कहते चलते हैं कि हमने हिंदी में कई सारे यूजर बढ़ा दिए हैं। इंटरनेट की सबसे बड़ी शक्ति बन गई। यह शक्ति सिर्फ एक आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि सांस्कृतिक शक्ति के रूप में भी इंटरनेट पे हम उपस्थित हों, उस रूप में बढ़ें, तब हम हिंदी के युग, तकनीकी युग में हिंदी के विकास को सार्थक समझ सकेंगे और उस प्रयास को जान कर और आगे बढ़ा सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में कहने के लिए बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम उपभोक्ता के रूप में ही हिंदी को तकनीक के रूप में स्वीकार करते हुए सिर्फ व्यवसाय के रूप में हम हिंदी के खरीदार बन रहे हैं। हम उसके श्रमिक हैं, जो नवोपनिवेशवाद है उसके श्रमिक के रूप में हम सिर्फ योगदान दे रहे हैं, कंटेंट तैयार करके उसको ही देते हैं और फिर उससे खरीद करके उसका लाभ उठाते हैं। हम इस चीज से बचें तो ज्यादा अच्छा है।
अगर देखें कि भारत के साथ साथ अन्य देशों में या अन्य कंपनियां इसीलिए काम कर रही हैं, जैसे आप कहें कि अकादमिक स्तर पे जो काम चलता है, हमारे पास अपना कोई ऐसा क्लासरूम नहीं है जो डिजिटली हम कर सकें। हम या तो मॉड्यूल का सहारा लेते हैं और थोड़े गरीब हैं, विश्वविद्यालय के स्तर पर कर रहे हैं, व्यक्ति के स्तर पर, तो हम गूगल मीट का, गूगल क्लासरूम का सहारा लेते हैं। मॉड्यूल पे पैसा लगता है तो विश्वविद्यालय नहीं खरीदता, लेकिन गूगल क्लासरूम तो सबके लिए फ्री है, 100 बच्चे तो आराम से जुड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो यह उपयोग मैंने पहले ही बताया कि वह सिर्फ हमें कंज्यूमर मान करके उपलब्ध करा रहा है कि आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कीजिए। ठीक उसी तरह से जैसे आप टीवी पे कोई सीरियल देखते हैं, तो सीरियल आपको लगता है कि आप सीरियल देख रहे हैं, लेकिन आप मुख्य रूप से विज्ञापन देखते हैं। सीरियल तो उसके पीछे कहीं कहीं आता है। अब तो संख्या इतनी बढ़ गई है कि 1 घंटे के प्रोग्राम में संभवतः 40 मिनट विज्ञापन है और 20 मिनट कार्यक्रम है। खैर ये अलग बात है, लेकिन हम कंज्यूमर ही सही, बावजूद उसके गूगल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर हमारा कंटेंट, हिंदी का कंटेंट बहुत बड़ा होते जा रहा है, डेटा हमारा सबसे बड़ा होते जा रहा है। इस बात की हम उपलब्धि के लिए हम अब स्वयं पे गर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा सुधार कर लें तो हम विश्व गुरु बनने में पीछे नहीं रहेंगे, हिंदी को भी विकसित करेंगे। बहुत बहुत